पुलिस कंट्रोल रूम। अरे देखो तो, खुद कलयुग आ गया है। दरवाजा अंदर से बंद है, तोड़ दे। मध्य प्रदेश के गुना शहर का एक मध्यम वर्गीय परिवार कल तक जहां इस घर से हंसने खेलने की आवाजें आती थी, अचानक उस घर से मौत की दर्दनाक चीखों ने पूरे मोहल्ले को अपनी जद में ले लिया। अचानक हुए इस खौफनाक हमले ने पूरे इलाके के लोगों को सन्न कर दिया। विनोद कुशवाहा के इस घर में उनकी पत्नी रूपाली, उनकी साली रुशाली और उनके 5 साल के बेटे शुभम पर यह जानलेवा हमला हुआ था। इस खतरनाक हमले में घर का नौकर सुखी भी घायल हुआ था। जब यह हमला किया गया तब विनोद घर से काफी दूर इंदौर में थे। इस बुरी खबर के मिलते ही विनोद कुशवाहा तुरंत वापस आ गए। पर सवाल यह था कि आखिर कौन थे वो लोग जिन्होंने यह हमला किया था? आखिर क्या दुश्मनी थी उनकी इन लोगों से? और आखिर रंजिश का ये कैसा रंग था जिसने 5 साल के एक मासूम और निर्दोष बच्चे को भी नहीं बख्शा? एक्सक्यूज मी, मेरी फैमिली, एक छोटा सा बच्चा है, मेरी वाइफ रूपाली, उसकी बहन यहाँ लाए गए। कहाँ है वो? वहां सामने है आईसीयू। बाबूजी, विनोद बेटे, बाबूजी ये सब क्या हो गया? माँ, रूपाली शुभम कहाँ है? बाबूजी कुछ बोलिए, बाबूजी प्लीज कुछ बोलिए। बेटा, हम लोग भी बस थोड़ी देर पहले ही यहाँ पहुंचे हैं। कहाँ है बेटे? बहुत बुरा हुआ बेटे। बोली हाजी, हाजी, माँ, संभालो अपने आप को बेटे, संभालो अपने आप को, वरना शुभम और रुशाली को कौन संभालेगा? वो दोनों का है। शुभम और रुशाली भी पूरी तरह से घायल है। डॉक्टर उन्हें बचाने की पूरी कोशिश कर रहे। सुखी भी पूरी तरह से घायल हो गया है। मिस्टर विनोद, ये तो हम भी जानना चाहते हैं कि आखिर ये हुआ कैसे। लेकिन ये सारी चीजें तब क्लियर होंगी जब शुभम, सुखी और रुशाली, इन तीनों में से किसी एक को होश आएगा। वैसे आपकी किसी के साथ कोई दुश्मनी? नहीं सर, लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं सर? क्योंकि अगर दुश्मनी नहीं है तो हो सकता है ये मामला लूटपाट का हो। तो विनोद, एक काम कीजिए, आप हमारे साथ अपने घर चलिए और चेक कीजिए कि आपके घर से कोई सामान मिसिंग तो नहीं। सर, आप मुझे पूछताछ के लिए यहाँ हॉस्पिटल से पुलिस स्टेशन लाए हैं, बस यही बहुत। मुझे वापस अपने बेटे के पास जाना है। देखिए मिस्टर विनोद, मैं समझता हूं, लेकिन जांच में अगर देर हो गई ना तो हो सकता है कि अपराधी हमारे पहुंच से बहुत दूर चला जाए। तो प्लीज कोऑपरेट। मिस्टर विनोद, मैं जानता हूं कि जो आपके साथ और आपके परिवार के साथ हुआ है वो बहुत ही भयानक है। बड़ा रिक्वेस्ट, अब हमारे साथ अंदर चलिए और प्लीज हमें बताइए कि आपके घर से क्या क्या सामान मिसिंग है, प्लीज। इस वारदात में सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि घर से कोई भी कीमती सामान
गायब नहीं था। जाहिर है इस हमले का मकसद लूट से नहीं जुड़ा था। ऐसे में पहली संभावना यही बन रही थी कि किसी ने गहरी दुश्मनी के कारण इस हमले को अंजाम दिया है। पर कौन था वो शख्स, ये पुलिस के लिए एक बेहद पेचीदा सवाल बन चुका था। देखिए मिस्टर विनोद, ये बात तो तय है कि ये केस लूटपाट का नहीं है, लेकिन मारने वाले का इरादा सिर्फ जान लेना था, तो उसकी सिर्फ एक वजह हो सकती है। क्या सर? सर, हाँ पांडे, इनके नौकर सुखी को होश आ गया है। सुखी, भैया सुखी, भैया आराम से सुखी, आराम। भैया शुभम और भाभी कैसे? सुखी, तेरी भाभी नहीं रही अब। क्या? हाँ, शुभम और वैशाली की हालत भी बहुत सीरियस। हमें तुझसे कुछ पूछताछ करनी है, उसके बाद तुम जहां जाना चाहते हो जा सकते हो। कौन लोग थे वो, कुछ याद है? भैया वो तीनों बहुत खतरनाक थे भैया। उनमें से एक ने वैशाली दीदी के साथ। ओके, मुझे सारी बात शुरुआत से बताओ, क्या हुआ था? वो लोग घर में दाखिल कैसे हुए? वो आंगन की दीवार फाड़ कर अंदर आ गए थे। कौन हो आप लोग? यहाँ क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। कौन हो आप लोग? कौन हो आप लोग? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? उन्होंने सबको चाकू से मार दिया था। वो मुझ पे भी अटैक कर रहे थे। किसी तरह अपने आप को बाथरूम में बंद कर लिया, मगर मैं साली भाभी को नहीं बचा पाया। सुखी का बयान सुनने के बाद तो ये लगता है कि वो तीनों हत्यारे लूटपाट के इरादे से ही घर में घुसे थे, लेकिन वैशाली, शुभम और सुखी तीनों चिल्ला पड़े और उनका प्लान चौपट हो गया। फिर वो तीनों बिना लूटपाट किए डर के मारे घर से भाग गए। सर, हमें आसपास के सभी हिस्ट्री सीटर्स को पकड़ के पूछताछ करनी चाहिए। क्या पता वहां से हमारे हाथ कोई सुराग लग जाए। एक काम करो, इस इलाके के जितने हिस्ट्री शीटर हैं सबकी फाइल निकालो। कैलाश यादव, साहब मैंने कुछ नहीं किया। विजय शर्मा, मुझे नहीं पता था साहब, ये सब कुछ किसने किया साहब, मैं नहीं पता। हरीश शुक्ला, मुझे कुछ नहीं पता साहब। पांडे, सर, मुझे नहीं लगता कि इन तीनों में से कोई भी है। सुखी के बयान के आधार पर पुलिस ने तफ्तीश के सारे पहलुओं को खंगाला। इलाके के सभी कुख्यात अपराधियों को हिरासत में लेकर उनसे सख्ती से पूछताछ की गई, लेकिन नतीजा सिफर निकला। किसी भी संदिग्ध ने जुर्म को नहीं कबूला। पुलिस या तफ्तीश का यह पहला कदम डेड एंड पर जाकर थम गया। सवाल अब भी जस का तस मौजूद था कि आखिर कौन है इस संगीन वारदात का सूत्रधार। चलो बस, बहुत हो गया ये खेल वेल। जाओ और जाकर अपने कमरे में सो जाओ सब लोग। चलो, मैं तो बच गई। इस बार आप बच गई, लेकिन अगली बार आपको ये पट्टी बांधकर अपनी बारी पूरी करनी पड़ेगी। सुखी, कल की कल देखी जाएगी, ठीक है? फिलहाल हम तो चले सब सोने के लिए, और तुम तब तक नहीं सोगे जब तक अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं कर लेते, ठीक है?
पिछले 4 साल से 10th में फेल हो रहा है। ठीक से पढ़ाई कर ले, वरना शुभम के साथ 10वीं का पेपर देने जाओगे तुम। भैया भैया आप शुभम की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, उसे कुछ नहीं होगा भैया। भैया वो पुलिस वालों को कुछ मालूम चला कि कौन थे वो जिन्होंने तूने उनमें से किसी की शक्ल भी नहीं देखी? भैया सबने अपने चेहरे पर रुमाल बांधा था, किसी का चेहरा नहीं देखा, समझ में आ रहा था। और भैया सब कुछ इतना अचानक इतना जल्दी हुआ भैया कि कुछ समझ ही नहीं पाया, और जब तक सोच पाता तब तक। उन लोगों की आवाज सुनकर ऐसा नहीं लगा कि कोई जानी पहचानी आवाज? भाभी और विशाली दीदी की चीखों में किसी की आवाज समझ में नहीं आई। आपकी वाइफ का पोस्टमार्टम हो गया है, आप उनकी बॉडी को ले जा सकते हैं। ऐसे राक्षस थे वो लोग, इस मासूम से बच्चे पे भी दया नहीं आई। तीन बेरहमी से मारा है। विनोद बेटे, कुछ पता चला पुलिस को कि कौन थे वो लोग जिन्होंने ये सब किया? नहीं बाबूजी, अभी तक कुछ भी पता नहीं चला। पुलिस को लगता है शायद किसी ने हमसे दुश्मनी के कारण ऐसा किया, लेकिन हमारी तो किसी के साथ कोई दुश्मनी भी नहीं। बाबूजी, इतने सालों से हम लोग यहाँ रह रहे, किसी से आज तक कोई झगड़ा नहीं हुआ। झगड़ा हुआ था भैया, याद कीजिए कुछ दिन पहले कितना बड़ा झगड़ा हुआ था। सर, हमारे घर के आंगन से सटा एक ग्राउंड है, उसमें लड़के क्रिकेट खेलते हैं। अभी 2-3 हफ्ते पहले की बात। क्या हुआ रुशाली? दीदी, मुझे लगा कि वहां कोई था। अरे पगली, वो घर के बाहर मैदान है ना, अक्सर लड़के वहां क्रिकेट खेलते हैं। उन्हीं में से कोई लड़का आया होगा दीवार को फांदकर बॉल उठाने। पर सच कहूं तो कभी कभार मैं भी सोचती हूँ कि उस दीवार को फांदकर घर के अंदर कोई भी कभी भी आ सकता है। अरे डरने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? अगले संडे उस दीवार पे कांट वाला तार बजवा दूंगा, तब बाहर से कोई नहीं आ सकेगा। ओके, लंच करूं? जी, जाकर। शेखर, रुशाली तो चल, मैं जरा आती हूँ। ओके। सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात कहनी है।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? अगर रुशाली दीदी की तरफ तूने आज के बाद आंख उठाकर भी देखा तो तेरी आंखें निकाल लूंगा, समझा साले? देख लूंगा तुझे, देख लूंगा। वापस आ। भैया उस लफंगे को सबक सिखाना बहुत जरूरी था। अब देखना, वो सपने में भी रुशाली दीदी को तंग करने के बारे में नहीं सोचेगा। सुखी, तुम जानते हो ना कि वो एक गुंडे टाइप का लड़का है। कल को रुशाली को और ज्यादा तंग करने लगा तो, या फिर उसने अपने साथियों के साथ मिलकर तुम्हारे साथ मारपीट की तो? मैं अकेला सबको। चुप। ऐसे लड़कों के मुंह नहीं लगते हैं। और रुशाली तो वैसे भी कुछ दिनों के बाद यहां से जाने ही वाली। आगे से मैं ये सब कुछ नहीं सुनूंगा। सुखी, तुम्हें उस लड़के का नाम पता है? अमित। रहता कहाँ है? सब हमारे घर के पीछे जो झुग्गी बस्ती है ना, वहां रहता है। अमित। इंस्पेक्टर साहब आप? चलो। कहाँ? पुलिस स्टेशन। बोल। रोशाली ने तुझे सबके सामने थप्पड़ मारा, फिर सुक्की ने पूरे घर के सामने तेरी धुलाई की, इसीलिए तूने पूरे परिवार की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी, है ना? बोल। नहीं नहीं साहब, मैंने किसी से कोई बदला नहीं लिया साहब। अब बोल। नहीं साहब, सुखी के कहने पे मुझे यहाँ पकड़ के लाया ना, वो तो खुद ही नंबर 1 जुआरी नशेड़ी है साहब। अपने साहब के पैसे चोरी करके हमारे साथ जुआ खेलता है वो। पुलिस ने अमित के बयान की जांच की और पाया कि वो सही बोल रहा था, और अमित के बयान के आधार पर ही पुलिस के सामने एक चौंकाने वाला सच खुला। मालूम हुआ कि विनोद का नौकर सुखी जुए और नशे की गंदी लत की गिरफ्त में था, और सबसे अहम बात तो यह थी कि सुखी की इन बुरी आदतों की भनक विनोद को भी नहीं थी। पुलिस ने यह महसूस किया कि इस बेहद ही खतरनाक हमले में सिर्फ सुखी एक ऐसा शख्स था जो मामूली रूप से घायल हुआ था। अब सुखी पुलिस के शक के दायरे में आ चुका था। इंस्पेक्टर, उस लड़के ने कुछ बताया? बताया। उस लड़के के बयान के आधार पर मुझे आपके नौकर सुखी पर शक है। आप ये कहना चाहते हैं कि ये सब सुखी ने किया? शायद हाँ। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता सर। सुखी एक जवान लड़का है, और उसने ही बताया था ना कि खुद को बचाने के लिए बाथरूम में छुप गया था, और बाकी लोगों को हमलावरों ने काबू में कर लिया। देखिए मिस्टर विनोद, आपके कहे अनुसार, लेकिन मैं सुखी को शक के दायरे के बाहर नहीं कर सकता। इसकी वजह ये मेडिकल रिपोर्ट, इसमें साफ साफ लिखा है कि जो घाव आपके नौकर की बॉडी पर है वो बहुत ही मामूली है, और जो घाव आपकी परिवार की बॉडी से मिले हैं वो बहुत ही गंभीर है। इसकी वजह से आपकी बीवी की डेथ भी हो चुकी है, और आपकी साली और आपका बेटा आईसीयू में, और वहीं आपका ये नौकर बहुत ही आराम से घूम फिर रहे हैं। बयान दिया कि वो आपके घर पर चोरी करता था। सर, वो लड़का झूठ बोल रहा है। सुखी 13 साल का था तब से हमारे साथ रहता है, हमारे परिवार की तरह। अक्सर हम लोग अपना पूरा घर उसके भरोसे छोड़कर जाते थे। आज तक मेरे घर में सुखी ने एक पैसा भी नहीं चुराया सर। हेलो, हाँ डॉक्टर भास्कर। ठीक है, थैंक यू। मिस्टर विनोद, आपके साली को होश आ गया, लेकिन उसकी हालत अभी क्रिटिकल है। उसके बावजूद हमें डॉक्टर ने पूछताछ की इजाजत दे दी। रुशाली, तुम्हारे सर पर किसी ने गुलदस्ते से वार किया था, इसलिए तुम्हें चोट भी लगी। तुम बता सकती हो तो कौन लोग थे? हाँ। कौन था वो? बोलो रुशाली, कौन था? वो दीदी 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 दीदी?
मतलब रूपाली दीदी? दीदी ने मुझे सर पे फांस से मारा था। तुम्हारी बहन ने तुम्हें क्यों मारा? रुशाली बोलो, क्यों मारा था? रुशाली, तुमसे मैं कुछ पूछ रहा हूँ, प्लीज मुझे बताओ। रुशाली बोलो प्लीज। रुशाली, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, प्लीज। बाबा याद करो, क्यों मारा? प्लीज प्लीज, आप लोग बाहर जाइए प्लीज। रुशाली की हालत फिर से खराब हो रही है। नर्स! रुशाली के इस बयान ने पूरे केस को एकदम पलट के रख दिया। पुलिस की पूरी जांच अब अनजान हत्यारों से हटके इस बात पे आ टिकी थी कि आखिर रुशाली की बड़ी बहन रूपाली ने इस तरह से उस पर जानलेवा हमला क्यों किया। ऐसा क्या हुआ था इस छोटे से हंसते खेलते परिवार में। उधर सुखी ने जो बयान पुलिस को दिया था कि 3 लोगों ने विनोद कुशवाहा के घर में घुसकर उनके परिवार पे हमला किया था, वो रुशाली के बयान के बाद झूठा साबित हो रहा था। तो आखिर सुखी ने यह झूठ क्यों बोला? अब सिर्फ एक सुखी ही था जो इस सच से पर्दा हटा सकता था, इसलिए पुलिस ने तुरंत ही सुखी से पूछताछ शुरू कर ली। सुखी, मैं जानता हूं कि तुझे सब कुछ पता है, इसलिए चुपचाप सीधे सीधे हमें सच्चाई बता दे कि रुशाली ने रूपाली का नाम क्यों लिया, क्यों रूपाली ने उसको मारा। बोल सुखी, बता दे, रुशाली ने ऐसा क्यों कहा? क्या हुआ था? सुखी बोल। मिस्टर विनोद, मैं आपको 24 घंटे की मोहलत देता हूं। 24 घंटे में अगर इसने सच्चाई बता दी तो ठीक है, वरना मजबूरन हमें इसके साथ जबरदस्ती करनी पड़ेगी। सुखी बेटा, समझदारी से काम ले और सब कुछ सच सच बता दे कि उस दिन क्या हुआ था। तभी तो पुलिस असली कातिल को पकड़ सकेगी। समझ रहा है कि नहीं तू? बेटे बिल्कुल मत घबरा, सच सच बता दे क्या हुआ था उस दिन। हाँ विनोद बेटा, तू ही कोशिश कर। सुखी बोल ना, क्या हुआ था उस दिन? देख, डर मत, बता क्या हुआ था उस दिन। अरे बोल। मैं आप लोगों को कुछ नहीं बता सकता, कुछ भी नहीं। भैया, भैया चाय। देख सुखी, अगर तूने मुझे अभी सच सच नहीं बताया, थोड़ी देर में पुलिस आएगी तो चले जाएगी, जेल में डाल दे, क्योंकि पुलिस को लगता है रूपाली का खून तूने किया। भैया मैं जानता हूँ आप मेरी भलाई के लिए कह रहे हैं, लेकिन सच्चाई सुनने के बाद आप टूट जाएंगे भैया, इसलिए भैया रहने दीजिए। ऐसा क्या है? ऐसा क्या है? बोल, क्या है बोल। भैया वो आदमी है ना, वो शेखर। रूपाली के कॉलेज का दोस्त? हाँ वही भैया, वो भाभी के लिए दोस्त से बढ़ के कुछ था। क्या बोल रहा तू पागल हो गया? भैया नई कहानी बना रहा है? भैया नहीं, तू भैया सच बोल। नहीं भैया, बता रहा हूँ। सच बोल भैया, तू बोल, सच बोल, सच बोल। भैया मेरी बात सुनिए भैया। बोल, कुछ भी बक रहा है। आपके ऑफिस जाने के बाद वो हमेशा घर पे आता था और भाभी के साथ आपके कमरे में बहुत देर तक रहता था। उस दिन आपके ऑफिस जाने के बाद भी वो आया था, और उस दिन दोपहर को जब वो आया तो रुशाली दीदी ने रूपाली भाभी को उनके साथ आपके कमरे में जाने से रोका, मगर रूपाली भाभी ने रुशाली दीदी को गुलदस्ते से सर पे मार दिया, और भाभी का ये रूप देख के मैं भी दंग रह गया। बाद में उन दोनों ने मुझ पे भी हमला करने की कोशिश की। मैंने किसी तरह अपने आप को बाथरूम में बंद कर लिया। तभी मैंने सुना कि शेखर गुस्से से रूपाली भाभी को हमेशा के लिए अपने साथ चलने की बात कह रहा था।
लेकिन रूपाली भाभी ने कहा कि मैं अपने बच्चों को छोड़ कहीं नहीं जाऊंगी। और तभी और बस फिर अचानक बाहर से रूपाली भाभी और शुभम की चीखने की आवाजें आई और सब खत्म हो गया। रूपाली भाभी माँ की तरह थी हमारी। उनकी बदनामी, आपकी बदनामी ये हम सहन नहीं कर सकते थे। बस इसीलिए नहीं आपसे बता रहे थे। सुखी ने एक और चौंकाने वाला बयान देकर सबको सकते में डाल दिया था। विनोद इस बयान को सुनकर पूरी तरह से सन्न रह गए। उसी रात रुशाली अस्पताल में जिंदगी की जंग हार गई। पुलिस के पास सुखी के बयान को रुशाली से क्रॉस चेक करने का मौका भी नहीं मिला, लेकिन सुखी ने जो बातें बताई वो बेहद ही सनसनीखेज थी। और सुखी और रुशाली के बयानों की कड़ियां जोड़ने के बाद पुलिस ने शेखर की तलाश शुरू कर दी। देखिए इंस्पेक्टर, आपको गलतफहमी हुई है और आप मुझे इस तरह पुलिस स्टेशन में नहीं बुला सकते। मेरे बच्चे को इतनी बेरहमी से मारने की कोशिश की। आप थोड़ी विनोद, तुमने क्या बिगाड़ा तेरा? विनोद, क्या हो गया विनोद? क्या बिगाड़ा तेरा? विनोद, प्लीज क्या बिगाड़ा? प्लीज छोड़िए। विनोद प्लीज संभालिए अपने आपको। इंस्पेक्टर, इसे हम पे छोड़िए, ले चलो इसे। तो की तू भी चल। देखिए इंस्पेक्टर, मेरी बात का विश्वास कीजिए। और ये बात तो विनोद भी जानता है कि रूपाली और मैं सिर्फ और सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं। और मैं रूपाली के घर तभी जाता था जब विनोद वहां मौजूद होता था। नहीं साहब, ये झूठ बोल रहा है। ये ज्यादा टाइम तभी आता था जब विनोद भैया घर पे नहीं होते थे। और उस दिन भी ये तभी आया था जब विनोद भैया घर से चले गए थे। और सर इसी ने मुझको मारने की कोशिश भी की थी। झूठ बोल रहा है इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ बोल रहा है। मैं घर पे ही मौजूद था और ये पता नहीं क्यों झूठ बोल रहा है। और इसके पीछे जरूर इसका हाथ है इंस्पेक्टर साहब इसका। देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे बिना अरेस्ट वारंट के नहीं पकड़ सकते। आवाज नीचे। ठीक है, तुझे अभी तो मैं छोड़ता हूं, लेकिन ये शहर छोड़कर बाहर मत जाना, क्योंकि मेरे 2 हवलदार तुझ पर 24 घंटे नजर रखेंगे। और हाँ, अगली बार मैं आऊंगा तो अरेस्ट वारंट के साथ। इसे लेकर जाओ अंदर। सर, मैंने शेखर के इंदौर कॉलेज में पता किया है। शेखर ने एक बार रूपाली के लिए एक लड़के को इतना मारा था तो उस लड़के को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था। और ये रहा सर शेखर के कॉल रिकॉर्ड्स। इससे साफ पता चलता है कि रूपाली और शेखर के बीच में घंटों बातें होती थी। और एक खास बात है सर, हत्या वाले दिन उसके मकान मालिक ने बताया कि शेखर दोपहर को 1 घंटे के लिए कहीं बाहर गया था और मर्डर भी दोपहर को ही हुआ है सर। पांडे, काम करो, शेखर का अरेस्ट वारंट बनाओ तुरंत और उसे गिरफ्तार करो। शेखर को अरेस्ट कर लिया गया और उसके खिलाफ चार्जशीट बनाने की तैयारी भी शुरू हो गई। पुलिस को यही लग रहा था कि अब यह केस सॉल्व हो गया है, लेकिन विनोद की जिंदगी अब और ज्यादा उलझ गई थी। एक तरफ उसका बेटा अभी भी बहुत गंभीर हालत में था और दूसरी तरफ विनोद को इस बात का विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी पत्नी रुशाली, जो उसे इतना प्यार करती थी, वो उसके साथ इस तरह से विश्वासघात कर सकती। सबसे बड़ी विडंबना यह थी कि विनोद के सवालों के जवाब देने के लिए रूपाली जिंदा नहीं थी। विनोद भैया, आपके लिए चाय बना दूं? बेटा विनोद, इसने सारे दिन से ना कुछ खाया ना पिया। अब तू इसे समझा। सुखी, नहीं भैया, मैंने प्रण किया है कि जब तक शुभम ठीक होकर घर नहीं आ जाता मैं एक ही टाइम खाना खाऊंगा। अरे पानी तो उसमें है ही नहीं। सुखी, ओ सुखी, पानी ले क्या? बाजी मुझे जग दीजिए, मैं लेके आता हूँ। मैंने प्रण किया है कि जब तक शुभम ठीक होकर घर नहीं आ जाता
मैं एक ही टाइम खाना खाऊंगा। भैया आपके कमरे की सफाई करते करते आंख कब लग गई पता ही नहीं चला। एक काम करो, तुम अभी रेलवे स्टेशन चले जाओ, माँ और बाबूजी का टिकट करवा लो। काफी दिन से यहाँ है, रतलाम में घर बनाने का काम भी अधूरा पड़ा है। ये लो पैसे, जिस भी डे का कंफर्म रिजर्वेशन मिले ले लो। जी मेडिकल रिपोर्ट इसमें साफ साफ लिखा है कि जो घाव आपके नौकर की बॉडी पर है वो बहुत ही मामूली है, और जो घाव आपकी परिवार की बॉडी से मिले हैं वो बहुत ही गंभीर है। और आपकी साली और आपका बेटा आईसीयू में, और वहीं आपका ये नौकर बहुत ही आराम से घूम फिर रहे हैं। मिस्टर विनोद, पहले आपके भरोसे की वजह से हम उस पर शक नहीं कर पाए, फिर जब थोड़ा बहुत हमें शक हुआ तो सुखी अपने चालाकी से बच निकला। लेकिन अब मुझे विश्वास हो रहा है कि जो कुछ हुआ सुखी ने ही किया है। हाँ सर, मुझे भी सुखी का बर्ताव बड़ा अजीब सा लगा, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया होगा? अब ये तो सुखी ही बताएगा, लेकिन उसके लिए हमें पहले ये पक्का करना होगा कि जो कुछ हुआ है तो सुखी नहीं किया। लेकिन कैसे पता करेंगे? सुखी, फटाफट तैयार हो जा, हॉस्पिटल चलना है। क्या हो भैया? बड़ी खुशी की बात है, डॉक्टर का फोन आया था अभी, शुभम को होश आ गया और वो खतरे से बाहर है। पुलिस भी वहां पहुंच रही उसका बयान लेने के लिए। लेकिन भैया शेखर तो पकड़ा गया है, फिर पुलिस शुभम का बयान लेके क्या करेगी? सुखी, कुछ होगी पुलिस की फॉर्मेलिटीज, तू चलना, चला जा, चल। सर, ये सुखी तो आराम से हॉस्पिटल जा रहा है, जबकि ये अच्छे से जानता है कि अगर इसने फोन किया है और शुभम और वैशाली को मारने की कोशिश की है तो शुभम ने सब कुछ देखा है, वो इसका नाम जरूर ले। लेकिन सर, अगर इसने फोन किया है तो ये हॉस्पिटल इतने आराम से नहीं जाता, यहाँ से भाग जाता। हाँ पांडे, मुझे भी ऐसे लगता है। चलो देखते हैं। भैया एक मिनट, गाड़ी रोकना। क्या हुआ? भैया वो मैंने मन्नत मांगी थी ना कि शुभम ठीक हो जाएगा तो सबसे पहले मैं मंदिर जाके प्रसाद चढ़ाऊंगा, भैया बस इसीलिए। आप चलिए, मैं आता हूँ। चलो मैं आगे रुकता हूँ। क्यों किया तूने? जिस परिवार ने तुझे अपने घर में रखा तूने उसी परिवार के लोगों को मार डाला। क्यों मारा? देख, मुझे सच सुनना है। रुशाली मुझे बहुत अच्छी लगती थी, अभी साल भर पहले जब वो आई थी तो गलती से मैंने उसे कपड़े बदलते देख लिया था। बस फिर
मैं उसे हमेशा इसी तरह चुप चुप कर देता था। रुशाली, मुझे तुमसे कुछ कहना है, चलो मेरे साथ कमरे में। तो क्या छोड़, तू पागल हो गया है क्या? रुशाली दीदी से सीधा रुशाली पे आ गया तू। देख ले, मुझे सब कुछ पसंद नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है? आगे से नहीं होना चाहिए, समझा तू? रुशाली, मैं तुमसे चलो मेरे साथ कमरे में प्यार। तो क्या छोड़ मुझे, दीदी। क्या हुआ रुशाली? सुखी ना, ये सुखी मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। सुखी, क्या किया तूने इसके साथ? क्या बोल रही है ये? मैं रुशाली से प्यार करता हूँ। रुशाली, तुम मेरे साथ चलो कमरे में। पागल हो गया? छोड़ हाथ, छोड़ इसका। सुखी, तुम मेरे साथ कमरे में चलो। छोड़ मुझे। रुशाली, दीदी, सुखी छोड़ इसका हाथ। रुशाली, चलो मेरे साथ कमरे में। दीदी, इसीलिए रुशाली ने उस दिन कहा कि भाभी ने उसे मारा, पर मेरी किस्मत अच्छी थी कि वो पूरी बात नहीं कह पाई। भैया, भैया मुझे माफ कर दीजिए भैया। मैंने तुझे अपने परिवार की तरह माना और तूने मेरे ही परिवार के साथ इतनी गिरी हुई हरकत की। इतना गिरा हुआ तू कि तुझ पर हाथ उठाकर मैं अपने आप को नहीं गिराना चाहता। ले जाइए इसे। भैया, भैया, भैया मुझे माफ कर दीजिए भैया। भैया, भैया। सुखी को उसकी किए की सजा मिल गई, आज वो जेल में है। सुखी ने उस परिवार को बिखेर के रख दिया जिस परिवार ने उसे सहारा दिया था। आज से 5 साल पहले विनोद कुशवाहा ने 13 साल के सड़क पे भटकते बच्चे सुखी पे दया दिखाई और उसे सहारा देने के लिए अपने घर में रख लिया। उसकी पढ़ाई लिखाई से लेके हर तरह से उसका ख्याल रखा। बदले में सुखी भी विनोद के लिए घर के छोटे मोटे काम करने लगा। सुखी को सहारा देकर विनोद ने कुछ गलत किया था? हम आप में से बहुत सारे लोग किसी सुखी जैसे लड़के को देख ऐसा ही करेंगे। लेकिन दोस्तों, एक बात बताना चाहता हूं। एक प्रसिद्ध अंग्रेजी अखबार के आंकड़ों के मुताबिक किशोर अवस्था में अपराध करने वाले 64% अपराधी 16 से लेकर 18 साल के होते हैं। मनोचिकित्सकों की राय में एक 12-13 साल के बच्चे की जरूरतें अलग होती हैं और एक 18 साल के लड़के या फिर आदमी की अलग। और विनोद ने इसी बात को समझने में भूल कर दी। आप सब भी ध्यान रखिए, कभी भी ऐसे बेसहारा बच्चे आपको दिखे तो उन्हें एनजीओ के सुपुर्द करें, जहां उनका ख्याल उनकी बढ़ती उम्र के हिसाब से रखा जाता है, जिससे उनकी सारी ऊर्जा सही दिशा में उनकी जिंदगी बनाने में लगा दी जाती है। खाली रहकर वो गलत आदतों के शिकार नहीं होते। विनोद को अनजाने में हुई गलती की कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ी। 7 महीने बाद शुभम बिल्कुल ठीक होकर अस्पताल से घर आ गया है। वो अपनी मां को बहुत याद करता है। शुरुआती दिनों में उस भयानक वारदात की बुरी यादें शुभम को काफी डराती थी, लेकिन बाल मनोचिकित्सक और विनोद की कोशिशों ने उसके मन से उस डर को निकाल दिया है। अब वो सब भूल के एक आम बच्चे की तरह जिंदगी जी रहा है। हमें अपने आसपास के लोगों पर भरोसा जरूर करना चाहिए, लेकिन उस भरोसे में थोड़ी सी सावधानी भी रखें। जो भी लोग आपकी जिंदगी से जुड़े हैं, जैसे आपके दोस्त, रिश्तेदार और घर में काम करने वाले लोग, उनकी आदत और उनकी संगत अच्छी है या बुरी, इस पर नजर जरूर बनाए रखें, क्योंकि इसी में सावधानी है।
और इसी सावधानी में आपकी सुरक्षा है। इसी ख्याल के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मुलाकात होगी ऐसी एक सच्ची घटना को लेकर। तब तक खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक। नमस्कार। तो सावधान।